चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट क्लास में मतलब जो हमने चैप्टर 2 खत्म किया है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर से लेके किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट, मैंने जो होमवर्क दिया था उससे कोई रिलेटेड डाउट हो। होमवर्क आप लोगों के अपलोड नहीं हो रहे हैं, उसके बाद से आप लोगों ने होमवर्क अपलोड नहीं किया है। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है आपने चैप्टर, दोबारा हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 की बात करते हैं और मैं आपको समझाता चलूंगा, डेफिनेशन लिखवाता चलूंगा, तो आप साइड बाय साइड डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है मैकेनिक्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स में मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप किसी भी बॉडी के रेस्ट एंड मोशन के सारे सिचुएशंस कंडीशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के रेस्ट एंड मोशन के केसेस को स्टडी किया जाता है। समझ गए? दैट इज मैकेनिक्स। डेफिनेशन लिख लेंगे। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Mechanics is the branch of physics. Mechanics is the branch of physics that deals with the conditions that deals with the condition of rest that deals with the conditions of rest or motion of the material objects, conditions of rest or motion of the material objects। ठीक है, ये होती है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के सब ब्रांच होते हैं। सब ब्रांच अगर आप देखोगे तो स्टैटिक्स, हाँ जी, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है, ना आगे देखेंगे सब ब्रांच। सब ब्रांच क्या है इनकी मैकेनिक्स की? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, ये तीन सब ब्रांच हैं। स्टैटिक्स से मतलब आप समझ रहे होंगे रेस्ट केस, जितने भी रेस्ट केस होंगे वो स्टैटिक्स का पार्ट होगा। काइनेमेटिक्स यानी कि ऐसे केसेस जिसके अंदर आप बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट उस मोशन का कॉज क्या है, किस कारण की वजह से मोशन हो रहा है, उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो उस केस उसको हम क्या बोल देंगे? काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स यानी कि मोशन के सारे केसेस को स्टडी करोगे बट विद नोइंग द केस, यानी कि कॉज जो है, अगर आप कॉज जान रहे हो तो आप डायनेमिक्स पढ़ रहे हो, अगर बिना कॉज जाने आप मोशन को स्टडी कर रहे हो तो आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। स्टैटिक्स रेस्ट केसेस को स्टडी करना, काइनेमेटिक्स मोशन केसेस को स्टडी करना विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन, डायनेमिक्स मोशन के केसेस को स्टडी करना विद नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है, स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो पहले आप लिखेंगे स्टैटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स at rest or in equilibrium, at rest or in equilibrium। It deals with the study of objects at rest or in
इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मैंने बताया कि मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन of objects without considering the cause of motion, without considering the cause of motion. Dynamics, it deals with the study of motion. Dynamics, it deals with the study of motion of objects, taking into consideration the cause of their motion, the cause of their motion. Dynamics, it deals with the study of motion of objects, taking into consideration the cause of their motion, the cause of their motion. यहाँ तक ये आपने मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांच को पढ़ा। यहाँ तक कोई डाउट अगर क्लियर है तो क्या कहते हैं, अगर क्लियर है तो एक बार आप यस करके लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, नेक्स्ट रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट केस जो है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, देखिए रेस्ट एंड मोशन जो केस है उसको अगर आप समझते हो तो रेस्ट का मतलब है कि कोई भी बॉडी रुकी हुई है, बट इसको समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट मैटर्स। यानी कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बस है, बस में एक आदमी बैठा हुआ है, कोई भी इंसान बैठा हुआ है, अब वो इंसान रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। कैसे? एक टाइम पे, और ये डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बस में इंसान बैठा हुआ है और बस चल रही है, तो बाहर जो खड़ा हुआ इंसान होगा उसके लिए वो इंसान क्या होगा, मोशन में होगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब वो मोशन में है। बट उसी बस के अंदर जो दूसरा इंसान बैठा हुआ है उसके उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो एक टाइम पे वो एक के लिए मोशन में और एक के लिए रेस्ट में। तो बेसिकली रेस्ट और मोशन हम जब भी समझ सकते हैं जब हम उसको किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। यानी कि अगर आप किसी के रिस्पेक्ट नहीं देख रहे तो इसका मतलब आप टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है, तो वो चक्कर। बट अगर टाइम तो होता ही है ऑब्वियसली हमेशा, बट कई बार हम फ्रेम और रेफरेंस चेंज करके टाइम की बजाय किसी ऑब्जेक्ट के बेस पे हम रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया। इस तरीके से रेस्ट और मोशन आपस में क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर? सभी को क्लियर? अगर क्लियर है तो एक बार यस सर कर दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। ये सरिता की जो आईडी से आप हैं, आपका नाम क्या है बेटा? आर्यन, ओके, ठीक है। तो
यहां तक बात क्लियर है? तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लिख लिए। रेस्ट, an object is said to be at rest, an object is said to be at rest, an object is said to be at rest if it does not change, an object is said to be at rest if it does not change its position, does not change its position with respect to, with respect to its surroundings, with respect to its surroundings, with the passage of time. An object is said to be at rest if it does not change, if it does not change its position with respect to, with respect to its surroundings, with the passage of time. Example, a book lying on a table. Example, a book lying on a table. Next, motion. An object is said to be in motion. An object is said to be in motion if it changes its position, if it changes its position with respect to, if it changes its position with respect to its surroundings, its surroundings, with the passage of time, with the passage of time. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding, with passage of time, with passage of time. Example, a train moving on rail, a train moving on rail. ओके, तो समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है? नेक्स्ट हम समझेंगे मोशन इन 1D 2D एंड 3D। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? मोशन इन 1D 2D एंड 3D। डी का मतलब है यहाँ पे डायमेंशनल, डायमेंशनल, ठीक है? जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3D मूवी देख के आते हो ना आप लोग, तो वही चीज, तो उस चीज को समझेंगे। और यहाँ पे डायमेंशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इन द सेंस कि एक्स वाई जेड जो होता है, तो अगर आप एक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो आप 1 डायमेंशन की बात कर रहे हो, यानी कि अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, बाकी 2 कोऑर्डिनेट ना चेंज हो, तो आप यू आर टॉकिंग अबाउट 1 डायमेंशन। अगर एक 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, देन यू आर टॉकिंग अबाउट द 2 डायमेंशनल। इफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग व्हेन अ बॉडी मूविंग, देन यू आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशन। ठीक है, तो हम इसके डेफिनेशंस के साथ साथ एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। क्लियर है? तो 1 डायमेंशनल लिखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल। फर्स्ट 1D की डेफिनेशन लिखेंगे, 1 डायमेंशनल की। 1 dimensional motion, the motion of an object is said to be 1 dimensional if only, the motion of an object is said to be 1 dimensional if only one of the 3 coordinates, if only one of the 3 coordinates specifying the position of the object, one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with time, changes with time, changes with time। It's also known as linear motion। इसको हम linear motion भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक ही पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे चलता रहता है। ओके, यानी कि अगर 3 कोऑर्डिनेट, जब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है
तो 3 कोऑर्डिनेट्स में से अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, तो ऐसे केस में जो मोशन कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा? वन डायमेंशनल मोशन, और इसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर और लीनियर, समझ गए? रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। ग्राफ में अगर समझो तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ये मान लीजिए एक्स वाई जेड है, तो कोई भी एक एक्सिस अगर चेंज करोगे, जैसे कि ये चेंज हो गया, देखो आप एक्स चेंज नहीं हो रहा, जेड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज वाई चेंज नहीं हो रहा, जेड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोल देंगे लीनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में अगर हम बात करते हैं तो टू डायमेंशनल, अच्छा इसके एग्जांपल लिख लिए? एग्जांपल लिख लो 1D के। मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, एग्जांपल्स लिखो। मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। सेकंड, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वन डायमेंशनल होता है, सिर्फ उसका वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मोशन इन अ मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट टू डायमेंशनल, बस डेफिनेशन में जस्ट इतना ही चेंज आता रहेगा कि वन डायमेंशन की जगह टू, वन कोऑर्डिनेट्स की जगह टू कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 3D आ जाएगा तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल if only two of the three coordinates, if only two of the three coordinates specifying its position, specifying its position change, specifying its position change with time। ठीक है, यानी कि 3 में से अगर 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? टू डायमेंशनल मोशन। अगर ग्राफ देखना चाहो तो इसी में मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये 2D हो जाएगा, एक्स और वाई चेंज हो रहा है पर जेड चेंज नहीं हो रहा है, तो 2D हो गया। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, एग्जाम्पल फॉर 2D मोशन, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। सेकेंड एग्जाम्पल, a car moving along a zigzag path, a car moving along a zigzag path on a level road, a car moving along a zigzag path on a level road। ठीक है, यानी कार जिगजैग पाथ में मूव कर रही है या टर्न ले रही है, तो उस टाइम पे उसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल, a body is said to be in three dimensional motion, the motion of an object is said to be three dimensional, the motion of an object is said to be three dimensional if all the three coordinates, if all the three coordinates, if all the three coordinates specifying its position, specifying its position change with time, specifying its position change with time। ठीक है, यानी कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो तो ऐसे में उसे हम क्या कह देंगे? थ्री डायमेंशन। एग्जाम्पल, पतंग, आप विंडी डे है उसमें पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत तेज हवा चल रही है और पतंग उड़ा रहे हैं, तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस, एरोप्लेन जब स्पेस में उड़ता है तो वो क्या होता है? थ्री डायमेंशनल मोशन फॉलो करता है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, ए काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे, ए काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे। सेकेंड एग्जाम्पल,
motion of an aeroplane in space, motion of an aeroplane in space, motion of an aeroplane in space। हाँ जी, तो यहाँ तक आर्यनंस यशस्वी समझ में आया? क्लियर है सब? यशस्वी, यशस्वी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपने बहुत बार पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जब हम अगर हम बात करते हैं तो अच्छा चलिए, तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कोई इंसान ए पॉइंट से चलता है और उसे बी पॉइंट पे जाना है, तो घूमता हुआ बी पॉइंट पे आता है। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस जो होगा वो टोटल पाथ उसने जो ट्रेवल किया है वो ही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बोलेंगे तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, whereas displacement is the shortest distance from initial to final point in a particular direction. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity। ठीक है, यूनिट सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है। तो डिस्टेंस लिखेंगे, distance, it is the length of the actual path, it is the length of actual path, it is the length of the actual path traversed by a body, traversed by a body between its initial and final positions, between its initial and final position। ठीक है, डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस में इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे कि पहला क्या होगा? पहला की स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, इसकी यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मीटर है। सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। डायमेंशनल फॉर्मूला हो वो क्या होगा? डायमेंशनल डायमेंशन फॉर्मूला होगा, देखो लेंथ है तो m0l/t0। ठीक है, m0l/t0 ये क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये होगी बात डिस्टेंस की। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
The displacement of an object is the change in the position of an object in fixed direction. या आप इसको इस तरीके से लिखिए, the shortest distance between initial and final point, the shortest distance between initial and final point in a particular direction is known as displacement. ठीक है, is known as displacement. It's a scalar, it's a vector quantity. क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, डायमेंशन फॉर्मूला है MLT, यानी M0LT0, सेम ही होगा, ठीक है। तो समझ में आएगा, क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? आर्यन, यशस्वी, क्लियर, ओके। पहले क्यों नहीं रिप्लाई किया आपने यशस्वी? चलो, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर है, आपने डेफिनेशन भी लिख ली, सारे पॉइंट क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे स्पीड की, ठीक है। अब स्पीड की अगर आप बात करते हो तो पढ़े हुए आप पहले, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कोई नई बात नहीं है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज नॉन एज स्पीड, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बट अब जो आपको नई चीजें पढ़नी है, इनके टाइप्स, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये सब में पढ़ने हैं हमें, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों में पढ़ना है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर टर्म्स को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड, आई गेस जहां पे मेरे को समझाने की जरूरत पड़ेगी, ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ समझने की तो है नहीं। तो स्पीड डेफिनेशन लिख लेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, the rate of change of position with respect to time, the rate of change of position with respect to time is known as speed, ठीक है, is known as speed। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला M0LT-1 या LT-1, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, ये स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन है। नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो फर्स्ट पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड समझिए, देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस और टाइम है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक सेकंड में वो 10 मीटर चलता है, फिर अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर चलता है, फिर अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर चलता है। तो आप क्या देख रहे हो, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है और इक्वल टाइम ले रहा है, यानी हर बार वो एक सेकंड ले रहा है और हर बार 10 मीटर ही चल रहा है। तो जब भी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कह देते हैं, क्योंकि उसका होल पाथ में वही स्पीड चल रहा है। 10/1 इज 10, 10, 10, 10 चलता रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि हर बार क्या कर रहा है वो, 1 मीटर में 10 मीटर, फिर अगले 1 मीटर में 10 मीटर, फिर अगले 1 मीटर में 10 मीटर। तो इस तरीके से 1 सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर चलते जा रहा है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। लिखिए डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, या यूं लिखो, if it covers equal distance, if it covers equal distance in equal interval of time, if it covers equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform speed, then it is known as uniform speed। समझ गए। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 8 मीटर चल गया, फिर अगले 8 मीटर वो 2 सेकंड में चलता है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर अगले 8 मीटर वो 3 सेकंड में चलता है, फिर अगले में 6 मीटर वो 1 सेकंड में चल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि टाइम सेम हो बट डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहा है। या फिर आप देखो अलग इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस तो सेम कर रहा है पर टाइम अलग अलग ले रहा है, ठीक है, टाइम अलग अलग ले, तो 2 सेकंड है, यहाँ 3 सेकंड ले लिया 8 मीटर के लिए। अगले में क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस भी अलग चल रहा है और टाइम भी अलग ले रहा है। तो 3 केस बन सकते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स equal distance in unequal interval of time, unequal distance in equal interval of time, और unequal distance in unequal interval of time, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर अनइक्वल हुआ तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल स्पीड। यानी कि अभी 10 से चल रहा है, फिर आगे 6 से चलेगा, फिर 5 से चलेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो वो हो गया हमारा क्या, वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डेफिनेशन लिख लेंगे। इफ इट कवर्स, if it covers equal distance, if it covers equal distance in unequal interval of time, equal distance in unequal interval of time, comma, unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, or unequal distance in unequal interval of time, or unequal distance in unequal interval of time, then it is called non-uniform speed or variable speed. Then it is called non-uniform speed or variable speed. I am repeating. If it covers equal distance in unequal interval of time, unequal distance in equal interval of time, unequal distance in unequal interval of time, then it is called as non-uniform speed or variable speed. Okay. Next, average speed. Next, average speed. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड देखो पूरे पाथ में, मतलब मान लो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ठीक है, ए से बी पॉइंट पे गया, तो अब वो ए से बी पॉइंट पे जाने में 2 घंटे लगाए उसने, ठीक है, टोटल कितना लगाया ए से बी जाने में, 2 घंटे, 2 आवर लगा दिए। बट कभी वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, कभी 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, मतलब पूरा रास्ता उसने सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं किया है, कभी 10 कभी 20, मतलब कभी स्पीड बढ़ा रहा था कभी स्पीड स्लो कर ले रहा था। तो ऐसे में उसका एवरेज निकालना पड़ेगा कि कितने एवरेज से वो
उस डिस्टेंस को ट्रेवल किया ए और बी को। बट जब आप एवरेज डिस्टेंस निकालते हो तो एवरेज स्पीड जब निकालते हो तो वो ये कहता है कि आप टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम का रेशियो निकाल दो तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। सिंपल एवरेज स्पीड क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम, देन इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। समझ गए? तो लिखिए एवरेज स्पीड, the average speed is the total distance, the average speed is the total distance traveled by the object, average speed is the total distance traveled by the object divided by divided by divided by the total time taken, divided by the total time taken to cover that speed, to cover that speed, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हो गया किसका, एवरेज स्पीड का। ठीक है, फॉर्मूला किसका हो गया, एवरेज स्पीड का। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि अगर आप किसी इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो गया, इंस्टेंट। ठीक है, इंस्टेंटली। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को किसी इंस्टेंट यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट पे अगर आप नोटिस करते हो तो उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत ही छोटे से टाइम के लिए नोटिस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप गाड़ी व्हीकल कोई भी चला रहे हो तो उसकी स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखा रहा होगा, जिस टाइम पे, जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे आप उसको नोटिस करोगे वो स्पीड उसी पोजीशन पे बता रहा है। उसके आगे कितना चलोगे, उससे पहले कितना चल रहे थे, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और 5:05 के 5 सेकंड पे अगर आपने टाइम स्पीडोमीटर को नोटिस किया तो उस पॉइंट पे वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो दिखा रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि उस पॉइंट पे यानी 5:05 पे जो स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है। 5:05 पे 6 सेकंड पे क्या स्पीड होगी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और 4 सेकंड पे क्या थी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए बताया जाता है, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड होता है जिसको हम इंस्टेंट बोलते हैं, इंस्टेंटली। ठीक है, क्विक। ठीक है, तो इंस्टेंट इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख लेंगे, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, the speed of an object at any particular instant of time, any particular instant of time, or at a particular point of its path, or at a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object, the instantaneous speed of the object। ठीक है, इसको हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। कैसे? क्योंकि आप फाइनल पोजीशन जो डेल्टा निकाल रहे हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसी तरीके से चेंज इन टाइम जब निकालोगे तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये जो टाइम है ये बहुत छोटा टाइम है, बहुत छोटा टाइम मतलब कि क्लोज टू, वो किसके क्लोज है, क्लोज है किसके, जीरो के, मतलब बहुत ही छोटा टाइम है। जब बहुत ही छोटा यानी कि जो चेंज होता है, जो आप चेंज निकाल रहे हो वो बहुत ही छोटा होता है, क्लोज टू जीरो होता है, तो ऐसे में उसको हम डेल्टा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, यानी dx अपॉन में dt। क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन में dt। डी का मतलब है डिफरेंशिएटेड। ठीक है, अब ये क्यों लिख सकते हैं, इसका मैं आपको, हम कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे,
दैट इज मैथमेटिकल पाथ, मैथमेटिकल प्रूफ्स पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे यूज होने वाला है। तो कैलकुलस हम जब पढ़ेंगे तो उसमें सिखाऊंगा कि ये क्यों हो गया, डेल्टा डी में क्यों कन्वर्ट हो गया, इसको हम उस चीज में सीखेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को डी एक्स बाय डी टी लिख देते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जीरो के कंपेरेबल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट तो पूछिए। ये समझ में आ गया सब? चलो क्लियर है तो अच्छी बात है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज जो पढ़ा है इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलस मेथड सीखेंगे, क्योंकि आगे चल के उसी का यूज होने वाला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का हम सीखेंगे। तो मैथमेटिकल पार्ट है, तो कोई डाउट नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।